हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार यादव और आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान। तो विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो विज्ञान जो है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तर्क संगत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तर्क संगत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या फिर सिंपल सी परिभाषा है, अपने और अपने आसपास के परिवेश के ज्ञान रखना ही विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान को 10वीं के सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग से। पहला है इसका रसायन, दूसरा है भौतिक और तीसरा है जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे पूरा रसायन को। जब रसायन कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ेंगे भौतिक और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान को। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्रमबद्ध पढ़ने जा रहे हैं। हो सके तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरे तरफ से जितना हो सके आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 2, चूंकि रसायन भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रसायन भाग अध्याय 2 में है। तो अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या है और क्षारक क्या है? तो सिंपल से दैनिक जीवन में अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक उसे कहते हैं जो स्वाद में तीखा होता है। अम्ल वह होता है जो नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर दे, और जबकि क्षार वह होता है जो लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर दे। इसी प्रकार अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षारक उसे कहते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH- आयन देता है। अम्ल उसे कहते हैं जो क्षार से अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देता है, और क्षारक उसे कहते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देता है। आ जाओ क्षार पर। तो जो क्षारक होता है हम लोग उसी को क्षार कहते हैं। तो कब कहते हैं? चूंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, जल में घुल जाता है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षार है, जल में घुल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका क्षार। तो जो क्षारक जल में घुल गया वह क्षार है, और जो नहीं घुला वह क्षारक है। तो इस प्रकार हम अम्ल क्षारक को सामान्य भाषा में समझा सकते हैं, क्षार को भी बता सकते हैं। लवण बाद में पढ़ेंगे, पहले अम्ल और क्षार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखना, जरूर समझ में आएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं अम्ल और क्षार को लेकर के कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिए और अलग अलग से परिभाषित भी किए। आर्नियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं अम्ल क्या होता है। आर्नियस के अनुसार आर्नियस के अनुसार आर्नियस के अनुसार अम्ल आर्नियस के अनुसार अम्ल क्या होता है ये देखेंगे। दूसरा, आर्नियस के अनुसार क्षार क्या होता है ये भी देखेंगे। सुनना, आर्नियस कहता है अम्ल वह पदार्थ होता है जिसे जल में घुलने के बाद H+ आयन मिलता है। अगर आप इसे जल में घोलोगे 2 भाग में टूटेगा, एक भाग H+ आयन और एक भाग OH- आयन। और क्षार उसे कहते हैं जिसे जल में घुलने के बाद, ये क्या है? यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसे जल में घोल दोगे तो H+ आयन मिलेगा और OH- आयन मिलेगा। तो क्षार वह होता है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और अम्ल वह होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह है आर्नियस के अनुसार। अगला हम लोग पढ़ते हैं ब्रास्टेड लारी के अनुसार। ब्रास्टेड लारी के अनुसार ब्रास्टेड लारी ने किस प्रकार परिभाषित किया अम्ल और क्षार को, ये भी देखते हैं।
तो पहला देखते हैं अम्ल, दूसरा है आपका क्षार। समझना दोनों को। अम्ल वह होता है जो दूसरों को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ये देखो, ये जो H प्लस आयन है इसको हम लोग इस बार H प्लस आयन नहीं कहेंगे, यही आपका प्रोटॉन है। कैसे पता चला ये प्रोटॉन है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके नाभिक में एक प्रोटॉन भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका मतलब यह है कि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बच गया, इसलिए हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। तो अम्ल वह होता है जो दूसरों को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, और जबकि क्षार वह होता है जो दूसरों से प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है। H प्लस आयन जिसने ग्रहण किया वह है आपका क्षार, ये है आपका क्षार। ये प्रोटॉन ले रहा है और बना रहा है H2O, जल बना रहा है, ये है आपका अम्ल। तो जो दूसरों को प्रोटॉन देता है वो अम्ल है, जो दूसरों से प्रोटॉन लेता है वो क्षार है। यानी अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है ब्रास्टेड-लारी के अनुसार। और इसी के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुग्मी अम्ल और पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार, अब इन दोनों को समझना क्या होता है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार। चलो यहाँ एक समीकरण देखते हैं उसी पर आधारित। ये है पहला समीकरण। तो हमारे पास है HCl और यहाँ पर है जल H2O। अब क्या करते हैं, यह अपना प्रोटॉन इसे दे देता है, इसका मतलब ये अम्ल है, जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल है। ये प्रोटॉन लेगा इसका मतलब ये क्षार है। अब लेने और देने के बाद जो नया बनेगा, इसने प्रोटॉन लिया यानी ये हो गया H3O। पहले 2 हाइड्रोजन था, एक लिया इसका मतलब 3। यहाँ हम लोग दर्शा सकते हैं H प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब इसके पास प्रोटॉन इसमें चला गया, इसका मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन नहीं है, Cl माइनस आयन। अब प्रोटॉन इसके पास है, इसका मतलब ये है आपका अम्ल। तो कौन सा अम्ल है? यही है आपका संयुग्मी अम्ल। ये संयुग्मी अम्ल है, जिसके पास प्रोटॉन रहता है, जो दूसरों को देने की क्षमता रखता है, वो संयुग्मी अम्ल है। पहले प्रोटॉन इसके पास था तो ये अम्ल है, अब प्रोटॉन इसके पास चला गया है तो ये अम्ल में बदल चुका, और ये बदल चुका है आपका संयुग्मी क्षार में। संयुग्मी क्षार। एक और समीकरण देखते हैं इसी पर आधारित। ये है हमारा H2O और ये है NH3 अमोनिया। यह अपना प्रोटॉन इसे देता है, इसका मतलब यह है कि ये इस बार अम्ल है। ये प्रोटॉन ले रहा है, इसका मतलब यह क्षार है। प्रोटॉन लेने और देने के बाद इसके पास है OH माइनस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, इसका मतलब यह है कि ये आपके पास रह गया अम्ल से हो गया आपका क्षार। तो कौन सा क्षार है यह? यही है आपका संयुग्मी क्षार, ये। और ये है आपका संयुग्मी अम्ल, ये हो चुका है NH4। ये है आपका संयुग्मी अम्ल। सुनना ध्यान से आप। अगर आप संयुग्मी अम्ल की परिभाषा देना चाहते हो तो इसके पास जाना पड़ेगा। ये सुनना, संयुग्मी अम्ल की परिभाषा, क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से जो अम्ल बनता है उसी अम्ल को उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से जो अम्ल बनता है उसी अम्ल को उस क्षार का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार संयुग्मी क्षार क्या होता है? तो संयुग्मी क्षार कहाँ से बना है? यहाँ से बना है, ये देख सकते हो। तो अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से जो क्षार बनता है उसी क्षार को उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। अम्ल के द्वारा प्रोटॉन त्यागने से जो क्षार बनता है उस क्षार को उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। ठीक है। अब इन समीकरण को जो है देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो H2O है जल, ये क्षार के जैसा व्यवहार कर रहा है, और वहीं H2O यहाँ अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहा है।
तो जल के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं उभय प्रोटिक विलायक। उभय प्रोटिक विलायक। उभय प्रोटिक विलायक क्या होता है? तो हम लोग जल को उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यह जल यानी H2O जब अम्ल के साथ रहता है तो क्षार के जैसा व्यवहार करता है, और जब यही जल क्षार के साथ रहता है तो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। इसके इसी गुण को हम लोग इसी गुण के कारण इसे हम लोग उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। तो जल को उभय प्रोटिक विलायक कहा जाता है, कारण यह है कि जब ये जल अम्ल के साथ रहता है तो क्षार के जैसा व्यवहार करता है, और जब क्षार के साथ रहता है तो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। जल के इसी गुण के कारण इसे उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। तो ये तो हो गया हमें ब्रास्टेड-लारी के अनुसार। तो हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। अम्ल क्या होता है ये देखेंगे, और दूसरा है क्षार क्या होता है ये देखेंगे। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार। तो इसके उदाहरण देखते हैं। तो ये है आपका अमोनिया, और ये है बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है। अब इन दोनों में जानने से पहले इनके बारे में जानो। नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, जानते हो, 2 5, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 3 2 3, अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं, नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दर्शा दिए। ठीक है। प्लस बोरान को दर्शाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या करेगा, नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टम पूरा करने के लिए, अभी 5 है। इसका मतलब यह है एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा। ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीसरे हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस प्रकार यह अपना अष्टम पूरा कर लेता है 3 हाइड्रोजन के साथ। गिन सकते हो पूरा यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी अपना अष्टम पूरा करना चाहेगा तो एक फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीसरा फ्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके पास अभी भी अष्टम पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है, यह अमोनिया, इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये देखो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोग कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो यह अमोनिया इसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे देता है। तो जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वह है क्षार। लुईस के अनुसार जो दूसरों को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो है आपका क्षार, और जो दूसरों से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो है आपका अम्ल। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके इस प्रकार से यौगिक बना लेंगे। तो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन का, फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये है आपका फ्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। इसको भी आप उसी प्रकार दर्शा सकते हो, NH3, और ये है Br, ये है BF3। तो जो दूसरों को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है लुईस के अनुसार वह क्षार है, जो दूसरों से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है लुईस के अनुसार वह अम्ल है। तो अमोनिया क्या है, आपका क्षार है, बोरान ट्राइफ्लोराइड अम्ल है। लुईस कहता है जो दूसरों को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है वो क्षार कहलाता है, और जो दूसरों से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है वह अम्ल कहलाता है। धन्यवाद। अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर किया करो, शेयर भी किया करो। धन्यवाद।